इमेजिन कीजिए, कोई एक क्रिकेट के मैदान पर उतर रहा है। उसने अभी तक एक भी गेंद नहीं फेंकी है, बल्ले से एक भी रन नहीं बनाया है। और फिर भी स्टेडियम में बैठे 50,000 लोग बस किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं। एकदम सही। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि उस खिलाड़ी की जर्सी के पीछे जो सरनेम लिखा है ना, उसका वजन क्रिकेट के इतिहास में शायद सबसे भारी है। बिल्कुल, वो एक ऐसा वजन है जिसे उठाना मतलब सच कहूं तो हर किसी के बस की बात नहीं है। हम अक्सर स्टार्स को दूर से देखते हैं और सोचते हैं कि इनकी जिंदगी कितनी आसान होगी। हाँ, वो ग्लैमर और चकाचौंध जो दिखती है। एग्जैक्टली। लेकिन उस एक उपनाम के पीछे का जो मानसिक दबाव होता है ना, वो एक बिल्कुल ही अलग कहानी है। और आज के हमारे इस इन डेप्थ एनालिसिस का कोर टॉपिक भी यही है। हाल ही में अर्जुन तेंदुलकर का अनप्लग्ड पर एक इंटरव्यू आया है जिसने मुझे वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया। वो इंटरव्यू सच में बहुत सी परतें खोलता है। हाँ यार। और इस डीप डाइव में हमारा मिशन सिर्फ अर्जुन के बॉलिंग या बैटिंग स्टैट्स को एनालाइज करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम ये समझने वाले हैं कि जब कोई भारत के सबसे बड़े, सबसे आइकॉनिक क्रिकेटिंग परिवार से आता है तो वो खुद को उस महानता के साये से बाहर कैसे निकालता है, अपनी खुद की एक अलग पहचान कैसे गढ़ता है। सही कहा। और सबसे जरूरी बात, वो इंसान उस बहरे कर देने वाले बाहरी शोर को म्यूट कैसे करता है। इस चर्चा की सबसे खास बात यह है कि हम यहाँ किसी स्टारडम या ग्लैमर की बात कर ही नहीं रहे हैं। जब मैं इस इंटरव्यू की गहराइयों में गई तो मैंने देखा कि उस चकाचौंध के पीछे एक बेहद साधारण जमीनी इंसान है जो सिर्फ अपनी कला पर फोकस कर रहा है। हाँ, एक ऐसा एथलीट जो अपनी ही दुनिया में मस्त है। उसे इस बात से लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर उसके बारे में क्या हेडलाइंस बन रही हैं। क्या बात है। तो चलिए सबसे बड़े और सबसे ऑब्वियस सवाल से ही इस चर्चा को किक स्टार्ट करते हैं। तेंदुलकर होने का वो दबाव। मुझे हमेशा लगता है कि किसी भी लेजेंडरी पिता का बेटा होना और उसी प्रोफेशन में आना, ये किसी बहुत बड़ी ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर फिल्म के सीक्वल में काम करने जैसा है। बहुत ही शानदार एनालॉजी है ये, है ना? मतलब दर्शक हॉल में पहले से ही वो पुराना जादू देखने की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेकर बैठे हैं। अर्जुन इस सीक्वल वाले प्रेशर से खुद को कैसे बचाते हैं? देखिए, अगर हम अर्जुन के माइंडसेट को डिकोड करें ना, तो उन्होंने अपने दिमाग के चारों तरफ एक बहुत ही अभेद्य मानसिक ढाल बना ली है, एक तगड़ा डिफेंस मैकेनिज्म। अच्छा, वो कैसे काम करता है? वो बहुत क्लियर है कि वो मैदान पर दुनिया को या किसी भी आलोचक को कुछ साबित करने के लिए नहीं उतरते। मतलब कोई बाहरी वैलिडेशन नहीं चाहिए उन्हें? एकदम नहीं। वो क्रिकेट सिर्फ इसलिए खेलते हैं क्योंकि ये उनका प्योर पैशन है, उनका जुनून है। तो वो बेसिकली बस अपने लिए खेल रहे हैं। बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात बताऊं, लोगों को लगता है कि अर्जुन का सबसे बड़ा संघर्ष सोशल मीडिया के ट्रोल्स या लोगों की ये हवा-हवाई उम्मीदें रही होंगी। हाँ, जाहिर सी बात है, हर कोई यही सोचेगा। लेकिन असल में उनका सबसे बड़ा संघर्ष बहुत ही फिजिकल और ब्रूटल रहा है। 2015 के अंत में अर्जुन को लगातार 2 बार स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हुए थे। एक मिनट, स्ट्रेस फ्रैक्चर? एक तेज गेंदबाज के लिए तो ये करियर खत्म कर देने वाली चोट मानी जाती है। हाँ, और आप इसके इम्पैक्ट को समझिए। एक तेज गेंदबाज जब गेंद फेंकता है तो उसके डिलीवरी स्ट्राइड के समय उसकी कमर पर उसके शरीर के वजन का लगभग 8 से 10 गुना ज्यादा भार पड़ता है। बाप रे, 8 से 10 गुना? हाँ, ऐसे में स्ट्रेस फ्रैक्चर का मतलब है आपकी कमर की हड्डी का लिटरली चटक जाना। ये सुनकर ही दर्द हो रहा है। और अर्जुन को इस चोट की वजह से अपना पूरा बॉलिंग एक्शन बदलना पड़ा था। पूरा एक्शन? हाँ, और बॉलिंग एक्शन को रीमॉडल करना ना किसी इंसान को दोबारा चलना सिखाने जैसा होता है। मतलब आपको अपनी पूरी मसल मेमोरी को डिलीट करके एक नया प्रोग्राम इंस्टॉल करना पड़ता है। एग्जैक्टली। आपकी उंगलियों से लेकर आपके पैरों तक सब कुछ नया होता है। ओ यार, ये तो मेंटली बहुत ही एग्जॉस्टिंग रहा होगा उनके लिए। और आप टाइमिंग देखिए, इस पूरी प्रक्रिया में उनका अंडर 19 का एक पूरा साल बर्बाद हो गया, जो कि बहुत क्रूशल होता है। बहुत ज्यादा। अंडर 19 किसी भी युवा क्रिकेटर के लिए मेक और ब्रेक ईयर होता है। यहीं से आपका भविष्य तय होता है। सही बात है। तो सोचिए, जब दुनिया उन्हें उनके नाम से जज कर रही थी, तब वो अपनी टूटी हुई कमर और अपने बॉलिंग एक्शन को वापस जोड़ने की जद्दोजहद में अकेले लड़ रहे थे। ये था उनका असली दबाव। यार, ये वाकई एक आहा मोमेंट है मेरे लिए। हम बाहर से बैठ के सिर्फ ट्रोल्स देखते हैं, लेकिन वो बंदा अपनी बॉडी से लड़ रहा था। ऐसे टाइम पर वो मेंटली टूटे क्यों नहीं? यहाँ पर ना उनके पिता सचिन तेंदुलकर की एक बहुत ही पावरफुल लेकिन साधारण सी सलाह उनके काम आई। क्या कहा था उन्होंने? उनके पिता ने उनसे कहा था कि बस ईमानदारी से मेहनत करो, खेल का मजा लो और शॉर्टकट मत ढूंढो। शॉर्टकट मत ढूंढो, ये लाइन मुझे बहुत हिट कर रही है। है ना? बहुत गहरी बात है ये। बिल्कुल।
खासकर उस इंसान के लिए जिसके पास शायद दुनिया का हर प्रिविलेज और हर तरह का शॉर्टकट महज एक फोन कॉल की दूरी पर था। यही वो माइंडसेट है जो उन्हें जमीन से जोड़े रखता है। और उनका ये जो बाहरी दुनिया से डिटैचमेंट है ना, इसका एक इतना जबरदस्त किस्सा है जो मैं आपको बताती हूँ, आप हैरान रह जाएंगे। बताइए बताइए, मैं सुनने के लिए एकदम तैयार हूँ। क्या आपको याद है अर्जुन के फर्स्ट क्लास करियर का पहला विकेट कौन था? अरे हाँ, मुझे अच्छे से याद है, भुवनेश्वर कुमार। बिल्कुल। और ये सोशल मीडिया पर बहुत वायरल भी हुआ था क्योंकि इसमें गजब का पोएटिक जस्टिस या संयोग था। हाँ, लोग तो पागल हो गए थे इंटरनेट पर। होंगे ही ना। भुवनेश्वर कुमार वही गेंदबाज हैं जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को उनके करियर में पहली बार शून्य पर आउट किया था। हाँ, वो फेमस मैच। तो लोगों ने तुरंत इसे बेटे ने पिता का बदला लिया टाइप का एंगल दे दिया था। बड़ी बड़ी हेडलाइंस बन गई थी। अब आप सबसे बड़ा ट्विस्ट सुनिए। अच्छा, अर्जुन को ये बात पता ही नहीं थी। क्या? एक मिनट, होल्ड ऑन। सच में? आज के जमाने में जब हर एथलीट की एक पूरी पीआर टीम होती है जो उनका हर छोटा बड़ा आंकड़ा इंस्टाग्राम और ट्विटर पर डाल देती है, कोई अपने इतने बड़े और ड्रामेटिक रिकॉर्ड से कैसे अनजान रह सकता है? यही तो उनके कैरेक्टर का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। क्या ये मुमकिन भी है आज के टाइम पर? बिल्कुल मुमकिन है अगर आप अर्जुन तेंदुलकर हैं। हाँ। जब इस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया और उन्हें बताया गया कि आपने तो एक तरह से पुराना हिसाब बराबर कर दिया है, तो उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने बड़े ही कैजुअल अंदाज में कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। सीरियसली? हाँ, उन्होंने कहा कि जब मैच के बहुत बाद उनके फैंस ने उन्हें ये सब बताया, तब जाके उन्हें इस संयोग का पता चला। ये तो अनबिलीवेबल है यार। मतलब वो इंसान बाहरी शोर, पीआर और यहाँ तक कि अपने खुद के बनाए हुए आंकड़ों और कहानियों से पूरी तरह से कटा हुआ है। एग्जैक्टली। वो सिर्फ उस बड़े चित्र पर, उस मैकेनिज्म पर फोकस कर रहे हैं जो एक अच्छी गेंद फेंकने के लिए जरूरी है। सही बात है। उनका पूरा फोकस अपनी सीम पोजीशन पर है, इस पर नहीं कि उस विकेट से न्यूज चैनल पर कौन सी हेडलाइन बनने वाली है। यार, ये जो बाहरी शोर से दूर रहने की और क्रिकेट की बेसिक्स पर टिके रहने की आदत है ना, मुझे लगता है यही अर्जुन के क्रिकेटिंग दर्शन यानी उनकी फिलॉसफी को आकार देती है। बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं आप। और ये चीज खेल के नए नियमों को लेकर उनकी बेबाक राय में बहुत साफ दिखाई देती है। मैं समझ गई आप किस तरफ जा रहे हैं। आप पक्का इम्पैक्ट प्लेयर नियम की बात कर रहे हैं। एकदम सही। आज का T20 क्रिकेट तो मुझे किसी वीडियो गेम के चीट कोड जैसा लगने लगा है। चीट कोड, बहुत सही कहा। मतलब रोज नए प्रयोग हो रहे हैं, बल्लेबाजों को एक्स्ट्रा लाइफ मिल रही है, लेकिन मैं थोड़ा हैरान हूं इस बात से। किस बात से? देखिए, अर्जुन तो आज की जनरेशन के खिलाड़ी है ना। हाँ, बिल्कुल युवा है। आमतौर पर युवा खिलाड़ी तो नए बदलावों को, तेज और एग्रेसिव क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं। फिर अर्जुन इस इम्पैक्ट प्लेयर नियम के इतने सख्त खिलाफ क्यों हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर आप अर्जुन के लॉजिक को समझेंगे ना, तो वो क्रिकेट के बहुत ही ट्रेडिशनल और बुनियादी उसूलों पर बात कर रहे हैं। अच्छा, वो उसूल क्या है? अर्जुन का सीधा सा तर्क है कि क्रिकेट सदियों से 11 खिलाड़ियों का खेल रहा है, 12 का नहीं। पॉइंट तो है। 2 टीमें 11-11 खिलाड़ी चुनती हैं, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का बैलेंस बनाती हैं और फिर मुकाबला करती हैं। सही बात है। यहाँ तक कि इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में भी ये इम्पैक्ट प्लेयर वाला नियम कहीं नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली इस नियम का खेल पर क्या असर पड़ रहा है जिसे अर्जुन इतना अनुचित मानते हैं? मतलब सिर्फ एक खिलाड़ी ही तो एक्स्ट्रा जुड़ रहा है टीम में। सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं जुड़ रहा है, खेल की पूरी डायनामिक्स ही बदल रही है। वो कैसे? अर्जुन ने इसका बहुत ही टेक्निकल ब्रेकडाउन किया है। उनके अनुसार इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से किसी भी मैच का पार स्कोर रातों रात 20 से 30 रन बढ़ गया है। 20 से 30 रन का इन्फ्लेशन? हाँ। T20 में तो ये हार और जीत का पूरा अंतर होता है यार। बिल्कुल होता है। आप इसका मैकेनिज्म समझिए। बताइए। पहले क्या होता था, अगर टीम के 3 विकेट जल्दी गिर जाते थे तो बल्लेबाज थोड़ा संभल कर खेलते थे, पार्टनरशिप बनाते थे। हाँ, विकेट बचाकर खेलते थे ताकि पूरे ओवर खेल सके। एग्जैक्टली। लेकिन अब बल्लेबाजी करने वाली टीम को पता होता है कि डगआउट में एक इम्पैक्ट प्लेयर बैठा है और नंबर 8 या 9 तक कोई आउट एंड आउट बैटर आने वाला है। तो इससे क्या होता है? इससे तो ऊपर के बल्लेबाज एकदम फ्री होकर खेलेंगे। बिल्कुल, वो पूरी तरह से निडर होकर बिना विकेट की परवाह किए पहली ही गेंद से बल्ला घुमाते हैं। समझ गया। और अगर विकेट पाटा है यानी बैटिंग के लिए एकदम फ्लैट है, तो बल्लेबाजों के पास एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट होता है। बाप रे, मतलब गेंदबाजों के लिए तो एक बुरा सपना है। एकदम दुस्वप्न है। बल्लेबाजों को रिस्क लेने की पूरी छूट मिल गई है और गेंदबाजों का मार्जिन ऑफ एरर लिटरली 0 हो गया है। हाँ, और यही बात अर्जुन कह रहे हैं। ये तो सरासर गेंदबाजों के साथ नाइंसाफी है यार। और इसीलिए एक प्रॉपर बॉलर होने के नाते अर्जुन इस नियम को खेल के बैलेंस के लिए बिल्कुल सही नहीं मानते। यहाँ आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, एक प्रॉपर बॉलर। मुझे लगता है ये नियम उनकी खुद की क्रिकेटिंग पहचान से भी जुड़ता है। वो कैसे? जहां हर कोई थोड़ी बैटिंग थोड़ी बॉलिंग करके खुद को बस ऑलराउंडर बताना चाहता है।
हाँ, ताकि टीम में जगह बन जाए। बिल्कुल। लेकिन अर्जुन खुद को 50-50 खिलाड़ी नहीं मानते। उनका विजन इसको लेकर बहुत क्लियर है। अर्जुन का कहना है कि एक प्रॉपर ऑलराउंडर होने के लिए ना आपकी एक प्रीडोमिनेंट स्किल यानी एक मुख्य कला होनी चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल की हो। एग्जैक्टली आप या तो ऐसे टॉप क्लास गेंदबाज है जो अच्छी बल्लेबाजी कर सकता है या ऐसे टॉप क्लास बल्लेबाज है जो विकेट निकाल सकता है। अब दोनों चीजों में सिर्फ काम चलाओ होकर मैच पर इम्पैक्ट नहीं डाल सकते। तो अर्जुन की नजर में उनकी खुद की प्रीडोमिनेंट स्किल क्या है? वो बहुत स्पष्ट करते हैं कि वो एक गेंदबाज हैं जो बल्लेबाजी कर सकते हैं। अच्छा। उन्हें बैटिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन उनका असली हथियार उनकी स्विंग और पेस ही है। बेसिकली वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर है। और ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि आपकी कोर स्ट्रेंथ क्या है। बिल्कुल। और अपनी इसी कोर स्ट्रेंथ को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए वो लखनऊ सुपर जायंट्स में यानी LSG में बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। हाँ, दिग्गज को जस्टिन लैंगर और लांस क्लूजनर के साथ वो काम कर रहे हैं। लांस क्लूजनर मतलब 90 के दशक का सबसे खूंखार मैच फिनिशर। और वो क्लूजनर के साथ सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी तकनीक के बहुत बारीक पहलुओं पर काम कर रहे हैं। जैसे कि अर्जुन ने बताया कि कैसे वो पावर हिटिंग के लिए अपने बैट लिफ्ट के एंगल पर काम कर रहे हैं और बॉटम हैंड की ग्रिप को और मजबूत करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बेहतरीन। और अपनी बॉलिंग के लिए क्या कर रहे हैं वो? बॉलिंग के लिए वो मॉर्ने मॉर्कल और कार्ल क्रू के साथ काम करते हैं। मॉर्ने मॉर्कल का बाउंस तो गजब था अपने टाइम पे। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात ये है कि वो सिर्फ अपनी बॉलिंग एक्शन पर बात नहीं करते। तो और क्या सीखते हैं उनसे? वो टैक्टिक्स यानी रणनीति पर फोकस कर रहे हैं। गेम को रीड करना। हाँ, जैसे एक ओवर में किसी बल्लेबाज को कैसे सेटअप करना है, फील्ड प्लेसमेंट के हिसाब से कैसी गेंद डालनी है, वो गेम अवेयरनेस सीख रहे हैं। और गेम को रीड करने के मामले में उनके आदर्श भी बहुत सटीक हैं। कौन है उनके आदर्श? युवराज सिंह और कपिल देव। लेजेंड्स। और विदेशी खिलाड़ियों में उन्होंने बेन स्टोक्स का नाम लिया, स्पेशली 2019 की वो हेडिंगली टेस्ट वाली पारी। उफ, वो हेडिंगले की पारी तो किसी भी ऑलराउंडर के लिए एक मास्टर क्लास है। सच में। जहां स्टोक्स ने अपनी गेंदबाजी और फिर एक असंभव सी दिखने वाली बल्लेबाजी से अकेले दम पर पूरा मैच ही पलट दिया था। अपनी भूमिका और अपने गेम को लेकर यही जो जबरदस्त क्लैरिटी है ना, मुझे लगता है यही अर्जुन को नई चुनौतियों और नए माहौल में इतनी आसानी से ढलने में मदद करती है। कि उनका सफर देखिए, मुंबई में पले बड़े, फिर गोवा की तरफ से डोमेस्टिक क्रिकेट खेला और अब IPL में लखनऊ सुपर जायंट्स में आ गए। काफी बदलाव देखे उन्होंने। इसे मैं एक तरह से अपना पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम या OS बदलने जैसा मानता हूँ। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम बदलना, ये आप क्यों कहेंगे? क्योंकि आप खुद सोचिए, मुंबई का माहौल एकदम फास्ट पेस्ड है। वहाँ की संस्कृति, बात करने का तरीका एकदम अलग है। जैसे समझ लीजिए macOS। अच्छा, ठीक है। फिर वो गोवा गए जो थोड़ा रिलैक्स्ड है, और फिर लखनऊ जहाँ की तहजीब, भाषा और खाने पीने का अंदाज बिल्कुल ही एक अलग दुनिया है, जैसे विंडोज हो गया। हाँ, बहुत सही तुलना है। तो क्या एक युवा खिलाड़ी के लिए बार बार अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर आना मुश्किल नहीं होता? देखिए, अगर आप किसी और खिलाड़ी से पूछेंगे ना, तो शायद वो इसे एक संघर्ष ही बताएगा। हाँ, एडजस्टमेंट तो मुश्किल होता है। लेकिन अर्जुन के लिए ये कंफर्ट जोन से बाहर आना ही नहीं है। तो वो इसे कैसे देखते हैं? वो इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। वो बहुत खुश हैं कि क्रिकेट ने उन्हें नए शहर एक्सप्लोर करने और वहाँ के लोकल कल्चर को समझने का मौका दिया है। अरे वाह। और खाने के मामले में तो वो पूरे फूडी लगे मुझे इंटरव्यू में। बिल्कुल। उन्होंने बताया कि उन्हें लखनऊ के पुराने शहर की बिरयानी और शामी कबाब कितने पसंद आए। और सिर्फ खाना नहीं, वो वहाँ के सोशल फैब्रिक को भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मुंबई और लखनऊ की संस्कृति का जो अंतर है ना, उस पर उन्होंने एक बड़ा ही मजेदार किस्सा सुनाया। अरे हाँ, वो मैं और हम वाला किस्सा सुनकर मुझे भी इतनी हंसी आ गई थी। हाँ, भाषा का अंतर। होता क्या है कि मुंबई में लोग बहुत प्रैक्टिकल और डायरेक्ट होते हैं। बिल्कुल सीधा पॉइंट पर आते हैं। वहाँ बात करते समय मैं का इस्तेमाल होता है और सम्मान सूचक शब्द थोड़े कम यूज होते हैं। हाँ, तू तड़ाक नॉर्मल है वहाँ। लेकिन लखनऊ तो अपनी नवाबी तहजीब के लिए जाना जाता है। वहाँ बात बात पर आप और हम का प्रयोग होता है। और अर्जुन को ये समझने में बड़ा टाइम लगा कि जब लखनऊ में कोई कह रहा है कि हम कल मार्केट गए थे, तो उसका मतलब सिर्फ वो अकेला व्यक्ति है। हाँ, क्योंकि मुंबई की डिक्शनरी में हम का मतलब होता है 2-3 लोगों का ग्रुप। सही बात है। उन्हें लगा होगा यार ये और कौन कौन गया था इसके साथ। बिल्कुल। ये सुनने में एक छोटा सा किस्सा लगता है, लेकिन ये दिखाता है कि अर्जुन अपने आसपास के माहौल को कितनी बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसे अपना रहे हैं। और नए माहौल में एडजस्ट करने का उनका टीम बॉन्डिंग का तरीका भी बहुत ही ऑर्गेनिक था। हाँ, LSG में जब वो गए तो उन्होंने सबसे पहले अर्शन कुलकर्णी से बातचीत शुरू की।
उसका कारण भी बहुत ही स्वाभाविक था। हाँ, दोनों महाराष्ट्रियन हैं, दोनों मराठी में बात कर सकते हैं, तो वो एक कल्चरल कनेक्ट तुरंत बन गया। लेकिन यार इसी टीम एनवायरनमेंट में ना एक और चीज नोटिस करने वाली है। कौन सी चीज? जब भी कोई खिलाड़ी किसी नई हाई प्रोफाइल फ्रेंचाइजी में जाता है जहां दुनिया भर के टैलेंटेड खिलाड़ी मौजूद हों, तो अक्सर अंदर ही अंदर एक इनसिक्योरिटी या असुरक्षा की भावना आ जाती है। एक साइलेंट कंपटीशन हावी हो जाता है टीम के अंदर। ये बहुत ही आम बात है स्पोर्ट्स में, डग आउट का प्रेशर ही ऐसा होता है। हाँ, लेकिन अर्जुन के अंदर वो इनसिक्योरिटी या ईर्ष्या बिल्कुल नहीं दिखी। बिल्कुल नहीं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण इंटरव्यू में था, जब उन्होंने एक युवा अनकैप्ड बल्लेबाज मुकुल चौधरी की खुलकर तारीफ की। हाँ, मुकुल चौधरी। अर्जुन ने बताया कि कैसे एक प्रैक्टिस मैच के दौरान मुकुल के खेले गए अपर कट और स्क्वायर लेग के छक्कों ने उन्हें लिटरली हैरान कर दिया था। सोचिए, एक गेंदबाज होकर वो एक नए बल्लेबाज की इतनी तारीफ कर रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि वो अपनी जगह को लेकर मानसिक रूप से कितने सिक्योर हैं। एकदम सही। और ये जो सिक्योरिटी और सुकून उनके अंदर है ना, अगर हम अपनी चर्चा के अगले और आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ें जी, तो ये सुकून सिर्फ उनके खेल तक सीमित नहीं है। मैदान के बाहर का जो अनफिल्टर्ड अर्जुन है, वो दरअसल उनकी पूरी जिंदगी की फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करता है। मेरे विचार से ये हिस्सा उनके कैरेक्टर को सबसे ज्यादा डिफाइन करता है। बिल्कुल, क्योंकि यहां मुझे एक बात पर बहुत तगड़ा पुशबैक देने का मन कर रहा है। मैंने जब ये सुना तो मैं लिटरली हैरान रह गया था। किस बात पर? आप बताइए, क्या कोई भी एथलीट अपनी शादी के ठीक अगले ही दिन पैड्स बांधकर अपनी क्रिकेट टीम के साथ वापस लौट सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब तो लगता है। बहुत अजीब है। मतलब इंसान अपनी जिंदगी का इतना बड़ा, इतना इमोशनल पल सेलिब्रेट कर रहा है और अगले ही दिन नेट प्रैक्टिस। हाँ, इसे हम क्या कहें, क्रिकेट के प्रति उनका कोई क्रेजी पैशन या फिर इमोशंस को दरकिनार करके सिर्फ एक रोबोटिक रूटीन को फॉलो करना? मैं बताती हूँ। अगर आप अर्जुन के नजरिए से इसे देखें ना, तो वो ना तो इसे पागलपन कहते हैं और ना ही रोबोटिक रूटीन। तो फिर क्या है ये? वो बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है। उनका जवाब बहुत सीधा था। अगले दिन कोई और काम नहीं था और टीम का मैच था, तो ना आने का कोई लॉजिकल कारण नहीं था। कोई और काम नहीं था? वाह! मतलब अपनी ही शादी के अगले दिन को वो किसी नॉर्मल मंगलवार की तरह ट्रीट कर रहे हैं। हाँ इतनी बड़ी घटना के बाद इतनी सादगी। और इसमें सबसे खूबसूरत बात ये थी कि उनकी पत्नी ने भी उनके उस फैसले को पूरी तरह सपोर्ट किया। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये व्यावहारिकता उनके नेचर का हिस्सा है। वो मानते हैं कि कैमरे के सामने वो बहुत शर्मीले हैं, मुस्कुरा नहीं पाते। हाँ, लोगों को लगता होगा कि वो एटीट्यूड दिखा रहे हैं। एग्जैक्टली, जिससे लोगों को लगता है कि वो बहुत सीरियस हैं, लेकिन असल जिंदगी में अपने दोस्तों के बीच वो बहुत ही चिल और फन लविंग है। और इस चिल रहने के लिए जो उनका मैकेनिज्म है, वो भी किसी टिपिकल हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी वाला नहीं है जो बड़ी बड़ी पार्टियों में जाता हो। नहीं, उनका डीकम्प्रेशन चेम्बर बहुत ही अलग और बहुत ही सिंपल है। डीकम्प्रेशन चेम्बर, इसे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगी आप? देखिए, जब आप 24 घंटे 7 दिन एक माइक्रोस्कोप के नीचे जी रहे हो, जहां आपकी हर हरकत पर मीडिया की नजर हो, जो कि उनके साथ होता ही है, तो आपको उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए एक ऐसी जगह चाहिए होती है जहां आप तेंदुलकर ना हो, जहां आप सिर्फ एक आम इंसान हो। सही बात है। अर्जुन के लिए वो सुकून उन्हें गोवा में अपने 5 कुत्तों के साथ खेलकर मिलता है। अरे वाह! क्योंकि जानवरों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या आपका सरनेम क्या है। ये पॉइंट बहुत सॉलिड है यार। और शायद इसीलिए उन्होंने ये भी मेंशन किया कि उनके ज्यादातर क्लोज फ्रेंड्स क्रिकेट की दुनिया के हैं ही नहीं। एग्जैक्टली। वो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट के अलावा दुनिया भर की बाकी बातें करना पसंद करते हैं। ये उन्हें एकदम ग्राउंडेड रखता है। उनकी पसंद भी उनके शांत स्वभाव से एकदम कॉन्ट्रास्ट करती है वैसे। हाँ, वो फिल्में ज्यादा नहीं देखते। लेकिन जब म्यूजिक की बात आती है, उनकी प्लेलिस्ट बहुत ही लाउड और एनर्जेटिक है। मैंने सुना रॉक बैंड AC/DC से लेकर पंजाबी पॉप स्टार करण औजला और माइकल जैक्सन तक। ये शायद उनकी वो एनर्जी है जो वो मैदान पर तेज गेंदबाजी के लिए बचा कर रखते हैं। बिल्कुल हो सकता है। और एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो था उनका आध्यात्मिक पहलू। हाँ, वो बहुत ज्यादा कर्मकांडी या रिचुअलिस्टिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्हें घंटों बैठकर पूजा करनी है या मंत्र कंठस्थ करने। एकदम नहीं। वो बस रोज सुबह उठकर गणपति बप्पा को एक साधारण सा नमस्कार करते हैं। बस एक नमस्कार। हाँ, वो बस उस शक्ति को धन्यवाद देते हैं जो कुछ भी उन्हें जीवन में मिला है। ये सादगी उनके फ्यूचर गोल्स में भी रिफ्लेक्ट होती है यार। जब उनसे पूछा गया कि अगले 5 सालों में वो सफलता को कैसे देखते हैं, क्या वो एक बहुत बड़ा क्रिकेटिंग सुपरस्टार बनना चाहते हैं, उनका जवाब सफलता की एक बिल्कुल नई परिभाषा तय कर देता है। क्या कहा उन्होंने? अर्जुन के लिए अगले 5 सालों में सबसे बड़ा अचीवमेंट सिर्फ एक क्रिकेटर बनना नहीं है। तो फिर क्या है?
उनके लिए सबसे जरूरी है एक खुशहाल और ईमानदार इंसान बनना। वाह। एक ऐसा इंसान जो अपनी शर्तों पर जिंदगी जिए और सबसे बड़ी बात, जिसके किसी भी काम से किसी दूसरे इंसान का कोई नुकसान ना हो। किसी का नुकसान ना हो और ईमानदारी से जियो। ये लाइन अपने आप में एक पूरी फिलॉसफी है। बिल्कुल है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समराइज करें तो अर्जुन तेंदुलकर की कहानी सिर्फ एक महान उपनाम लेकर चलने वाले दबाव में दबे हुए लड़के की कहानी बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है अपने आसपास मचे बहरे कर देने वाले शोर को पूरी तरह से म्यूट करने की। एकदम सही। ये कहानी है अपना सिर नीचे रखकर अपनी कला, अपने क्राफ्ट को निखारने की, और इन सब के बीच चकाचौंध से दूर एक बेहद साधारण और ईमानदार जिंदगी जीने की। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि विरासत का भारी भरकम बोझ तभी हल्का हो सकता है जब आप उसे अपने कंधों पर उठाने की कोशिश ही ना करें, बल्कि अपना एक एकदम नया और अलग रास्ता बना लें। बहुत खूब कहा आपने। तो आज के इस डीप डाइव को हम एक ऐसे विचार के साथ खत्म करते हैं जो शायद इस पूरी बातचीत से निकलने वाला सबसे गहरा सवाल है। वो क्या? ये हम सभी के लिए सोचने वाली बात है। आज के इस डिजिटल युग में जहां हर कोई, चाहे वो युवा एथलीट हो या कोई भी प्रोफेशनल, सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करने में लगा हुआ है। हाँ, शो ऑफ का जमाना है। हर कोई अपने छोटे बड़े अचीवमेंट का जोर शोर से प्रचार कर रहा है। ऐसे दौर में अर्जुन तेंदुलकर की तरह पीआर और दिखावे की दुनिया से पूरी तरह कट जाना, यहाँ तक कि भुवनेश्वर कुमार का विकेट लेने जैसे अपनी ही ऐतिहासिक मोमेंट से एकदम अनजान रहना, क्या ये महज एक इग्नोरेंस है? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर आज के इस शोर शराबे वाले दौर में अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने का सबसे बेहतरीन और असली मेंटल सर्वाइवल टूल है? उस धुंधले परिदृश्य में खुद को सुरक्षित और फोकस्ड रखने का क्या यही सबसे कारगर तरीका है? ये वाकई एक बहुत ही पावरफुल थॉट है जिस पर गहराई से सोचा जाना चाहिए। इस पर विचार कीजिएगा। आज के लिए हमारे इस इन डेप्थ एनालिसिस में बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय की परतों को खोलने के लिए। तब तक के लिए सुनते रहिए और अपनी उत्सुकता बनाए रखिए।